वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा प्रोफेसर साहब, हम यहाँ पे विलिंग वेज जिसके फोरम से हम आपसे इस वक्त इंटरव्यू कर रहे हैं कंडक्ट, यहाँ पे हम नशे के मरीज़ों का भी इलाज करते हैं, हम साइकेट्रिक इलनेसेस का भी इलाज करते हैं। और आप अभी बड़ी मज़ेदार बातें कर रहे थे ब्रेक से पहले, और आप फरमा रहे थे कि काफ़ी लोगों में मूड के मसाइल हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो है अंग्रेज़ों में भी हैं। तो आपको क्या लगता है ओवर द इयर्स, लाइक यू नो यू हैव बीन इन प्रोफेशनल लाइफ लाइक 40 इयर्स, ऑलमोस्ट 40 इयर्स, तो पाकिस्तान में ये ज़हनी अमराज या एग्रेशन या डिप्रेशन या इस तरह की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं या कम हो रही हैं, और इसके मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? बिल्कुल बढ़ती जा रही है, ओवर द ईयर बढ़ती जा रही है। देखिए, बात सबसे ये है, लाइफ के प्रेशर्स बहुत हो गए हैं। मैं और आप जब स्कूल में पढ़ते थे, या इवन ये बच्चियां भी जब पढ़ती होंगी, तो हमारा बैग जो था हम इजीली उठा लेते थे। अब मेरा जो ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर है जो क्लास 2-3 में पढ़ते हैं, मैं कुब्बा हो जाना मतलब बक्सा चुप के उनका पता नहीं इट्टा पर यानी की पर ना मुंडे ने, तो मैं हैरान होता हूँ। मकसद इतना कंपटीशन, अब बच्चे स्ट्रेट एज ले रहे हैं, A+ 8 रहे थे, मेडिकल कॉलेज दाखिला नहीं मिलता। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में जो लास्ट मेरिट जाता है बच्चे का 92%, यानी 99% वाला पहला तो 92% का काम हो गया। अब एक बच्चा जो 92 से 99% तक पढ़ रहा है, तो आप सोचो यार, वो यानी उसके नंबर कहां कटे। 99% मार्क्स जिसके आई हैं टोटल एग्रीगेट करके, MCAT का, FSC का, मैट्रिक का, इसका मतलब है इतना टफ कंपटीशन है। ये स्ट्रेस की सबसे बड़ी। अच्छा, अब आप कहते हैं यार मैंने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है या बेटे को, आपके बेटे के आए हैं 90%, 85% नंबर, 85, बेटी के नहीं मिला दाखिला मेडिकल में। अब उस बच्चे को स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा? कितना स्ट्रेस होगा? स्ट्रेस बढ़ा कि ना बढ़ा? फिर अब एक बच्चा बाहर से कंप्यूटर्स में, IT में कुछ करके आता है, इंजीनियरिंग में करके आता है, वो CSS करता है, नौकरी नहीं मिल रही, जॉबलेसनेस आई कि ना आई। सुइसाइडल टेंडेंसीज क्यों बढ़ रही हैं आजकल? किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में मैं जब पढ़ता था, तो हर साल 2-3 बच्चियां सुइसाइड करती थी हॉस्टल में, ऊपर से छत से गिरती थी और सुइसाइड करती थी। क्या रीजन है? रीजन उसकी ये है कि सुइसाइड क्यों लोग, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, डेस्परेशन, जॉबलेसनेस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, महंगाई इतनी हो गई है, इन्फ्लेशन इतनी हो गई है, आम बंदा नहीं उसको मीट कर सकता। अब आप आजकल अपने मुलाजिम को जो 10 साल 15 साल पहले 5,000 देते थे, अब 25,000 देना पड़ता है उसको पर मंथ। 3 वक्त का आपको खाना देना पड़ता है। जो ये जमाना अब आ गया है, इसमें लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। और हम लोगों में, मैं एक बात डॉक्टर साहब आपसे करूंगा, हम लोग बहुत सुपरफिशियल लाइफ की तरफ चले गए हैं, सूडो लाइफ गुजारना चाह रहे हैं। मैं अपना स्टेटस आपके बराबर लाने के लिए, मैं चाहे घर बेच दूं, मैं कहूं जी मेरा स्टेटस इतना हो, मैं गाड़ी लेनी है 3 करोड़ रुपए की, मैंने डिफेंस में 10 करोड़ का घर लेना है, वो हम लोग जो ये देखा देखी में आ गए हैं ना, ये बहुत प्रॉब्लम आ गई है इसकी वजह से। फिर अब एक बच्ची की शादी होती है, उसको जहेज देना है जी, और जी उसके तो ससुराल में जा कर रहे हैं बहुत बड़े लोग हैं, वो तो जब तक उसको जहेज इतना नहीं दिया जाएगा तब तक एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर जो मैं स्किन के हवाले से बात करूंगा, सबसे जरूरी, लड़की गोरी नहीं है जी। अब गोरा करने के लिए मेरे बच्चियां आ रही हैं, ये क्रीमें लगा रही हैं मार्केट में, स्टिलमैन, आर्ची, फेयर एंड लवली, और ये दूसरी तीसरी क्रीमें जितनी भी हैं। क्या है क्रीमें? इनमें स्टीरॉइड्स हैं, इनमें मर्करी है, और वो गोरा करने की बजाय चेहरा काला हो जाए उनका होता है, बाल आ जाते हैं चेहरे पे, पिगमेंटेशन आती है। और रिक्वायरमेंट ये है इन लॉज की, जहां रिश्ता होना है कि जी जब तक मेरी बहू, होने वाली बहू गोरी नहीं होगी मैं शादी नहीं करूंगी वहां। और लड़की बड़ी गुड लुकिंग है, अदरवाइज पढ़ी लिखी है, फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन लड़की गोरी नहीं है। स्ट्रेस आया कि ना आया? जब उस बच्ची के 4-5 रिश्ते रिजेक्ट होते हैं, तो वो बच्ची जो होती है उसमें सुइसाइडल टेंडेंसीज भी डेवलप होती हैं। वो कहती है जी मेरे घर में इतने आते हैं, मेरे माँ बाप बेचारे क्या करें, मेरी शक्ल ही ऐसी है, या मैं गोरी नहीं हूँ। सो हम लोगों में हर एस्पेक्ट पे स्ट्रेस है। और वो स्ट्रेस क्या करता है? वो स्ट्रेस फाइनेंशियल है, वो स्ट्रेस पढ़ाई का है, जॉबलेसनेस का है, घर में मियाँ बीवी की कंपैटिबिलिटी नहीं है। सो ये जो चीज़ें हैं हम लोगों को बहुत ख़राब कर रही हैं, हम लोगों की सोसाइटी को बिल्कुल डाउन द ड्रेन कर रही हैं। और इसलिए वो लोग कहते हैं, जो मैं भी कहता हूँ, कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो और जो कुरान पढ़ो वो उसको तर्जमे के साथ पढ़ो।
अरबी में कुरान पढ़ने का कोई फायदा नहीं टिल यू अंडरस्टैंड, लेकिन जिनको नहीं है अगर आप तर्जमे के साथ कुरान पढ़ें तो आपको हर पेज पे एक एक चीज नजर, अल्लाह ताला का लिखा हर सफ़े पे कुरान की है ये, पहले पारे से लेके 30वें तक, कि जो कुछ देना है मैंने देना है, जो कुछ मांगना है मुझसे मांगो। उसकी जात कहती है मुझसे मांगो, एक दूसरे से मत मांगो, और उससे आपको सुकून मिलता है। आप नमाज 5 वक्त की पढ़ते हैं, अल्लाह के आगे हाथ उठाते हैं, तो यही मांगते हैं ना कि अल्लाह ताला मुझे सुकून दे। तो मेरा जाती ख्याल ये है, हम लोग अपने मजहब से दूर हटते जा रहे हैं, हम लोग सुपरफिशियल लाइफ की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, दिखावा हम में बहुत आ गया। ये रीजन है आजकल के स्ट्रेस और एंग्जाइटी। आप प्रोफेसर ऑफ डर्मेटोलॉजी हैं, ये बताइएगा कि साइकोलॉजिकल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखने से जिल्द कैसे ग्लो कर सकती है, जिल्द के अमराज से कैसे दूर रह ओह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात है जिल्द के ग्लो करने के लिए, व्हेन यू आर साइकोलॉजिकली एंड मेंटली हेल्दी, तो आपके तो चेहरे पे पता चलेगा। जब हम किसी की बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसके जिस्म को देख के नहीं करते, या उसके पाँव को, हाथ को, इसको देख के करते हैं ना। तो एक अगर बंदा मेंटली सेटिस्फाइड है, वो उसको कंटेंटमेंट है, वो बंदा कहता है मुझे जो अल्लाह ने दिया, दाल रोटी दी है, मैं 20,000 रुपये महीने का कमाता हूँ, मेरे लिए बहुत है, मुझे कोई आगे बढ़ने की, मैंने जहाज नहीं खरीद रहा, मैंने कोई जाके 25 लाख का 25 करोड़ का घर नहीं खरीद रहा, वो कंटेंटमेंट है। अब होता ही है कि इन चीज़ों के स्किन की ग्लो के लिए मेंटल कंटेंटमेंट, ठीक है ना, फिजिकल आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उसके बाद अगेन मैं ये कहूँगा नमाज पढ़ना, अपने रिलीजन के साथ तल्लक रखना, अपना 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, और सबसे बड़ी बात है अगर स्किन के हवाले से बात करें तो बैलेंस डाइट लें। सो द थिंग इज कि हमारे कॉन्सेप्ट जो है ना, हरीसा निहारी, सीरी पाए, हलवा पूड़ी, उसके बाद वो सज्जी, उसके बाद, सो द थिंग इज कि ये हम लोगों को ये पता ही नहीं है कि व्हाट इज द बैलेंस डाइट। अच्छा, मैं उनको अगर ये कह दूं कि यार सुबह उठ के आप फ्रूट लेते हैं या कभी जूस लेते हैं, वो डॉक्टर साहब की गल्ला तुसी करते हो फल फ्रूट जूस वालियां, ये कोई नाश्ता होता भला। सो पीपल से भी लोगों का ये ख्याल है। तो इस वजह से मैं ये कहता होता हूँ कि आपकी चेहरे की जो ग्लो है वो नंबर 1 अपार्ट फ्रॉम स्पिरिचुअल, वो जो आपकी एसोसिएशन है वो तो लैदा हो गई, और वो जो आप करते हैं स्पिरिचुअली, लेकिन आपकी डाइट नंबर 1, फ्रूट्स और जूसेस नंबर 2, और अननेसेसरी स्ट्रेस मत लें। और जो सबसे बड़ी बीमारी है वो आजकल वो ये है, आई एम सॉरी टू से, ये इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव, लेकिन टिल द टाइम यू यूज दिस फॉर दैट इंफॉर्मेशन, रात को 3 बजे तक जब आप इसमें टक 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 लगी रहेंगी, अखा भी छोटियां हो जाएंगियां, हल्के भी पै जाएंगे, चुरियां भी पै जाएंगियां, तो बात क्या करोगे फिर आप। नींद बिल्कुल, लोगों की नींद वो नींद रही नहीं जो 6 से 7 घंटे होनी चाहिए। मुझसे मरीज आके पूछते हैं डॉक्टर आतिफ कितनी नींद हम लें ताकि चेहरा फ्रेश लगे, मैं कहता हूँ 6 to 7 आवर्स। बात सबसे बड़ी ये है कि हम लोगों ने अपनी जो, अब देखिए मैं आपको बताऊं, आपकी नानियां दादियां, मेरी नानी दादी, इनकी नानियां दादियां, वो तो कभी हेरी नहीं होती थी, उन लोगों को एक्नी निकली थी, कभी नहीं निकली। असी जनाब बर्गर पिज़्ज़ा, मेरी नानी दादी ने तो कभी लेस नहीं खाते सके, कभी बर्गर कुरकुरे नहीं खाते सके, हूं तो मेरे पोता पोती मेरे मुंह कुरकुरे पाते ने आके, मैं तो तंग आ गया हूं। वो पोता पोती, बाबा जान वी आर नॉट गोइंग टू हैव फूड टुडे, आई एम गोइंग टू मैकडॉनल्ड, यू कम विद मी। हुण बाबा जान फड़े उंगली मैकडॉनल्ड जाके खा रहा है पोते पोती दे नाल। दिस इज द रीजन। इन्फ्लुएंस हो भाई, देखो आपके जो बच्चे हैं बच्चे, उनके तो आपने कर रहे हैं। मैं कहने का ये वजह है, हमारी नानियों दादियों को क्यों नहीं हेयर्स होते थे, क्योंकि उन्होंने कभी गोरा करने वाली क्रीमें नहीं लगाई। अच्छा, दूसरी बात, हमारी जो डाइट है सर, वो आजकल सारी मिलावट है उसमें, हम जो खा रहे हैं। अच्छा, ये जो चिकन हम खाते हैं, ये ब्रॉयलर चिकन, उसमें स्टीरॉयड के टीके लगाए जाते हैं, ठीक है ना, उसको हेल्दी करते हैं चिकन को, तो क्या होता है, वो स्टीरॉयड जब अंदर जाता है, लड़कियां बहुत हेरी हो जाती हैं, हर लड़की हेरी है, एग्जैक्टली, लड़कियां हैवी हो जाती हैं, हेरी हो जाती हैं, फिर उनके रिश्ते नहीं होते, फिर उनके लेजर करो। सो हालात और दुनिया बिल्कुल बदलती चली जा रही है। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह 40 साल से लगभग काम कर रहे हैं डर्मेटोलॉजी में, इतना आपका तजुर्बा है, you're लिविंग लेजेंड इन डर्मेटोलॉजी। यहाँ पे हम डॉक्टर सदाकत के साथ काम करते हैं, सदाकत क्लिनिक का नाम है, विलिंग वेज का काम है। ही हैज़ बिन वर्किंग ऑल हिज लाइफ अबाउट एडिक्शन, केमिकल एडिक्शन, ड्रग्स, एल्कोहलिज्म। डू यू थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम एंड इट इज़ कॉजिंग सम health problems as well? Certainly.
आजकल जितने मैं ड्रग्स के, आप लोग तो यहाँ एडिक्शन सेंटर में देख रहे हैं, मेरे पास तो इस वक्त, मैं नाम नहीं ले सकता उस यूनिवर्सिटी का जहाँ से, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़, बच्चियाँ ड्रग्स के साथ आ रही हैं मेरे पास उस यूनिवर्सिटी में, दे आर ऑन ड्रग्स, और वो फिर रीहैब सेंटर में भी जाती हैं बच्चियाँ। तो मेरे पास क्यों आती हैं? आप सोचेंगे कि ये तो आपके पास आना चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास क्यों आती हैं? जो ड्रग लेता है, उस ड्रग के साथ, आप तो खुद माशाल्लाह यहाँ काम करते हैं, आपने देखा होगा, ड्रग्स अगर रेगुलर ली जाएं, जिनसे एडिक्शन होती है, डिफरेंट ड्रग्स, उनसे आपकी कलर चेंज आती है बॉडी की, आपकी चेंज पे, कलर पे पिगमेंटेशन आती है, आपकी जो स्किन होती है वो बहुत डार्क होनी शुरू हो जाती है, द कलर ऑफ द होल बॉडी की, यहाँ की भी, जिस्म की भी। तो वो मैं हैरान था, एक बच्ची एक यूनिवर्सिटी से पढ़ी और रिहैब में है आजकल कहीं, तो उसके वालिद मेरे पास लेके आए, वालदा की डेथ हो चुकी है, तो मैं उसको, उसके सारे बाल उड़ गए हुए हैं ड्रग्स ले लेके, वो बच्ची, यंग बच्ची, शी इज अराउंड 24-25, तो उसके बाल उड़ गए हैं, हल्के पड़ गए हैं, और पूरी बॉडी उसकी डार्क हो गई है वो ड्रग्स ले लेके। तो मैं तो खैर उसको ट्रीट करता हूँ, फिर मैंने उन्हें कहा कि जी आप रिहैब में, वो कहते हैं जी ऑलरेडी रिहैब में है, तो वो बच्ची तो वहीं की वहीं थी। अच्छा, अब जब ड्रग्स के साथ आते हैं, जो बंदे एडिक्ट होते हैं ना ड्रग्स के इंजेक्शन के साथ, वहाँ सारा एक्कीमोसिस और ब्रूजेस बने होते हैं, स्किन उनकी एट्रोफी कर गई होती है, तो वो स्किन उनकी इतनी झुर गई होती है, वो आके कहते हैं डॉक्टर साहब ये देखो जी हमारा क्या हाल हो गया। अच्छा, फिर एडिक्शन के साथ आप तो देखती हैं, आप सब लोगों का यहाँ तजर्बा भी है, साइकोलॉजिकल चेंजेस बहुत आ जाती हैं, एकदम बंदा एग्रेसिव हो जाता है जो एडिक्ट होता है। अगर उसको ऑब्वियसली वो हैंगओवर तो होता है, वो ना मिले, लेकिन अगर वो रिहैब में भी हो तो उसको स्किन पे बहुत मसले आते हैं, ये पिगमेंटेशन आ जाती है, इधर स्किन पील ऑफ करने लग जाती है उसकी, हाथ में और पाँव में उसके फंगस हो जाती है, नेल्स उसके क्लिप नहीं होते, नेल्स में उनके मैल। सो स्किन डिजीजेज रिफ्लेक्ट करती हैं एक एडिक्टेड पर्सन को। हम जब एक एडिक्शन का या कोई एडिक्ट मरीज हमारे पास आए तो देखते ही बता देते हैं, पूछ लेते हैं उससे कि भाई आप कोई करते हो नशा वशा बेटा, या अगर कोई हो आपको हैंगओवर है, फिर उसकी माँ हमें बताती है जी मेरा बेटा स्कूल में, यूनिवर्सिटी में था, ये पहले कंपनी इसकी ऐसी थी जिसमें ये बैठता था, ड्रग्स लेता था, फलानी कोई आइस लेता है, कोई लेता है, कोई लेता है, कोकेन लेता है, मॉर्फिन लेता है, उसके बाद ये मसला हुआ, अब ये बेहतर है, लेकिन अभी भी कभी कभी इसको हो जाता है। तो ये वी सी ए लॉट ऑफ पेशेंट्स, इवन स्मोकिंग ऑल्सो, चेन स्मोकर, बिल्कुल इट हैज बैड इफेक्ट्स। लिप्स, मेरे पास मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब मेरे होंठ बड़े काले हैं, ये तो बिल्कुल मेरे ग्लो करते थे, क्या हो गया? तो मैं पूछता हूँ तो कह जी हम तो चेन स्मोकर है। वो जो निकोटीन है ना, निकोटीन अंदर तो काला करती है, बाहर भी काला करती है। तो मैं ये इसलिए कहा करता हूँ चेन स्मोकर्स को कि वो जो लंग कैंसर का डर है वो तो अपनी जगह है, लेकिन अपनी स्किन का भी हाल देखो, क्या तुम लोगों ने अपना हाल कर लिया निकोटीन के साथ। तो एज ए प्रोफेसर ऑफ डर्मेटोलॉजी, जिल्द जो है वो आपकी जो बाकी दीगर जिस्म की बीमारियां हैं उनकी भी कोई निशानदेही करती है? वो बिल्कुल करती है। आपको थायराइड का मसला हो जाए, किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, ये इतना बड़ा, आपकी स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाएगी। आपको एड्स हो जाए, किसी बंदे को एड्स के ऊपर स्किन के कैंसर बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, यानी एड्स के बाद। अच्छा, फिर आपको अगर लिवर में सिरोसिस हो जाए, अगर लिवर का कैंसर हो जाए, तो इसके ऊपर हमारे एंजियोमास बन जाते हैं, पूरी स्किन के ऊपर बन जाते हैं, स्पाइडर नीवाई जिसे कहते हैं। सिफिलिस हो जाए, गोनोरिया हो जाए। अब आपको पता है कि जो सिफिलिस और गोनोरिया ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, आप तो डॉक्टर हैं, आप जानते हैं, शायद इन्होंने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, पढ़ा भी होगा, देखा होगा। सिफिलिस और गोनोरिया सबसे पहले किस तरह डायग्नोज होता है? अब एक बंदा आता है, उनमें सेल्फ डिनाइल होती है, जो बंदे में, जिस बंदे का सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हुआ होता है एक्स्ट्रा मैरिटल या बाहर, और उसको वो किसी प्रोस्टिट्यूट से या किसी सेक्सुअल स्लेव से वो बीमारी मिली होती है, वो कभी बीवी को नहीं बताता, वो कभी घर में नहीं बताता। हम आते साथ ही उसका हाथ देखते हैं तो हम कहते हैं भाई बताओ तुमने लास्ट टाइम तुम्हारा सेक्सुअल कांटेक्ट कब हुआ था? और वो हैरान हो जाता है कि यार इसने तो हिस्ट्री भी नहीं ली डॉक्टर ने, तो ये तो कह रहा है कि तुम्हारा कांटेक्ट कब हुआ था। पहले तो वो सेल्फ नहीं थे, नहीं मैं तो ये जी, मैं वो जी, नहीं जी कभी नहीं, फलाना नहीं। हम उसको फिर क्या कहते हैं? हम कहते हैं ना बताओ, ये तो कैंसर में तब्दील होगा, मर जाओगे फिर। जब वो ये कहते हो, कहता अच्छा मैं बताता हूँ जी, मुझसे 2-3 दफा गलती हुई है जी, और अब उसके पूरे पाम्स भरे होते हैं पिगमेंटेशन से और बॉडी भरी होती है। अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि हमारी वो खवातीन जो हु गेट मैरिड टू दीज मैन, जिनको सिफिलिस और गोनोरिया होता है, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, उनको तो मियां ने नहीं बताया होता कि उनकी डिजीज है, अंदर ब्लड में है,
वो जब बच्चा होता है वो मरा हुआ पैदा होता है उन औरतों को, स्टिल बर्थ कहते हैं उसको, या उन खवातीन को प्रेगनेंसी के दौरान सिफिलिस और गोनोरिया के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, और वो बेचारी हमारे पास आती है, गांव की औरत होती है, मर्द उसका मुल्क से बाहर काम कर रहा होता है, हम कहते हो तुम्हें तो ये अपने पार्टनर को लेके हो, कहती मेरा तो मियाँ मुल्क से बाहर रहता है जी, वो तो कभी कभी आता है, तो मैं ये रिफ्लेक्ट करती है स्किन अंदरूनी बीमारियों को। जितनी भी हमारी अंदरूनी बीमारियां हैं, आपका लिवर खराब है, आपका हार्ट का मसला है, किडनीज का मसला है, वो आपको स्किन के ऊपर नजर आ जाता है। किडनीज अगर आपकी फेल हो रही हो तो वेस्कुलाइटिस हम कहते हैं, जो उंगलियां होती है ना हमारी, ये वाली पल्प ऑफ द फिंगर्स, ये लाल होनी शुरू हो जाती हैं, इनके ऊपर छोटे 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 डॉट्स बन जाते हैं। सिमिलरली अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल एक खातून की खराब है, चेहरे पे एक्नी आ जाती है, उस बच्ची को पीरियड्स का मसला है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज हैं, तो वो बच्ची क्या कहेगी, वो उसके पूरा चेहरे पे कील भरे होंगे, तो वो भी अंदरूनी है वो प्रॉब्लम जो आ रही है। फिर कुछ लोग ड्रग्स जो वैसे दवाइयाँ खाते हैं, एडिक्ट नहीं होते, जो आम दवाई आप खा लें उसका रिएक्शन होता है मेडिसिन का। बहुत मेरे पास मरीज आते हैं, ये स्पेशली नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स नहीं, NSAIDs, दर्दों के लिए। कोई कहता है मेरे घुटनों में दर्द है, मुझे जी बैक एक रहती है, मुझे जिस्म में, वो जो दवाइयाँ हैं वो पूरी बॉडी को आपको एलर्जी बना देती हैं, जिसको हम धड़प्पड़ कहते हैं, छपाकी भी कहते हैं, ददूड़े भी कहते हैं। सो जितनी बीमारियां हैं अंदरूनी वो स्किन पे रिफ्लेक्ट करती हैं। डॉक्टर साहब, लॉन्जेविटी के लिए और एक हेल्दी लंबी लाइफ के लिए ये भी रिफ्लेक्ट करती है, जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, जिल्द जो है उसमें चेंजेस आते हैं, मगर क्या सिर्फ जवानी में ही हेल्दी स्किन होती है, वक्त के साथ हेल्दी स्किन नहीं हो सकती? जेनेटिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपकी अगर वालिद, आपकी वालदा, उनकी स्किन बड़ी रही है, ग्लोइंग स्किन विद गुड कोलेजन एंड उसकी अपना टेंसाइल स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी रही है स्किन की, तो आप भी 70 साल। अब कई दफ़ा मैं आपको बताऊं, आपका भी तजर्बा है और इन लोगों ने भी देखा होगा, अगर एक आपको कोई 70, 75, 80 साल का बंदा मिलता है तो आप उससे उसकी उम्र पूछते हैं, भाई आपकी एज कितनी है, वो कहता है जी आई एम 82, लगता वो 70 का है, आप कहते हैं आप 82 है, यार माशाल्लाह आप तो नहीं लगते। ये क्यों सवाल आप पूछते हैं उससे, आप नहीं लगते। रीजन उसकी क्या है, उसकी जेनेटिक्स नंबर 1, और सारी जिंदगी जो उसने गुजारी उसकी हैबिट्स नंबर 2। ही वॉजंट एन अल्कोहलिक, ही वॉजंट ए स्मोकर, he did not indulge into drugs, तो वो बड़ा फ्रेश लगता है, और उसने कभी ऐसे 2 नंबर काम नहीं किए होते जो आपकी बॉडी को डिजेनरेट करते हैं। सिमिलरली आप एक बंदे को पूछते हो, यार आपकी बेटा आपकी एज कितनी है, वो कहता है जी मैं तो कोई 35-40 साल का हूँ, वो लगता 60 साल का होता है, 55 साल का। आप कहते हो यार तुम तो उम्र से बहुत ज्यादा लग रहे हो। उसकी भी जेनेटिक्स आ गई, उसके वालिद वालदा की स्किन ऐसी थी जो जल्दी प्री मेच्योर एजिंग कर गई। देखिए हमारी शक्लें क्यों मिलती हैं किसी के, अपने चाचे, मामे, ताए, पुफी, खाला के साथ क्यों मिलती हैं? एक बंदा कहता है तुम तो अपनी खाला पे हो, ये कहता है ये अपने चाचे पे है, कहता है अपने मामे पे है, वो अपनी पुफी पे है। लेकिन जनरली बच्चा प्यारा हो तो वो मामू पे और खाला पे होता है, बच्चा प्यारा हो तो दाद क्या थे होता है। ये मैं तजर्बे की बातें बता रहा हूँ, आप तीनों का में से बहुत जूनियर है, तो मेरा तो सारी जिंदगी का तजर्बा है, जो मुझे लोग जब भी बच्चा सोना होए बिल्कुल अपने मामे थे गया है, ते पैड़ा होए ताई काला है। 62 मैनिफेस्टेशंस ऑन स्किन सिर्फ शुगर के मरीजों की। हम शुगर के मरीज को देखकर बगैर टेस्ट कराए हुए, नो ब्लड शुगर फास्टिंग, नो HbA1c, नो नथिंग टेस्ट, बताते हैं तनु शुगर है। सो डायबिटीज एक ऐसी चीज है कि जिसकी प्रेजेंटेशन हर जगह है। तो आप अगर कभी मुझे कहेंगे तो आई कैन इवन कम। मैंने नीचे आपका भी ऑडिटोरियम देखा, आपके बच्चे ने मुझे टूर कराया सारा, तो बड़ा अच्छा बड़ा ऑडिटोरियम है, तो आई कैन डिलीवर ए लेक्चर फॉर योर स्टाफ एंड फॉर ऑल एवरीवन। इट विल बी आवर ऑनर एंड प्लेजर फॉर अस। थैंक यू, आपका शुक्रिया, आपके आने का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। बहुत मज़े की बातें चल रही हैं, मगर आपका वक्त बहुत कीमती है और हम आपको फिर से दावत देंगे। मोस्ट वेलकम। और प्लीज़ हमें टाइम दीजिएगा। और मैं सबसे बड़ी बात है आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा, जो लोग यहाँ सारा प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डॉक्टर सदाकत साहब का, कि आपने मुझे इनवाइट किया, बुलाया, और आई होप कि आई हैव कम अप टू योर एक्सपेक्टेशंस एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट।